आधी रात का समय, पहाड़ी इलाका, ऊपर से मूसलाधार बरसात। रह रहकर बादल इतनी जोर से गरज रहे थे कि ऐसा लगता था आसमान ही धरती पर टूट पड़ेगा। पिछले कई दिनों से हो रही इस बरसात के कारण पहाड़ों में लोग अपने घरों में कैद हो गए थे। इतने खराब मौसम में एक 22 साल का नौजवान पहाड़ के खराब रास्तों और नदी को पार करते हुए एक पुराने खंडहर तक पहुंच गया था। खंडहर में पहुंचकर उसने एक दीवार के पास जाकर उसे छूकर कुछ पल कुछ याद किया और फिर पास की जमीन को खोदने लगा। कुछ ही देर में उस युवक का फावड़ा एक मजबूत बक्से जैसी चीज से टकराया और उसी के साथ अब वो और भी उत्साह के साथ खुदाई करने लगा। कुछ ही देर में युवक के सामने एक लोहे का बक्सा रखा हुआ था, जिसे देखकर उसके चेहरे के भाव बदलने लगे थे। युवक ने बक्से पर लगे ताले को फावड़े से तोड़कर जैसे ही उसे खोला, अचानक ही आसपास का माहौल बदलने लगा। जंगल में चारों ओर से जंगली जानवरों के रोने की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। आसपास के माहौल से प्रभावित हुए बिना युवक ने आओ देखा ना ताओ बक्से के अंदर झांक कर देखा और उसी के साथ वह जोर जोर से हंसने लगा। बक्से के अंदर कच्ची मिट्टी के बने 3 पुतले दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति को ध्यान से देखा, उसकी हंसी मानो गायब ही हो गई। उस मिट्टी के पुतले का चेहरा अपनी जगह से गायब दिखाई दे रहा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने तो पुस्तक में यही पढ़ा था कि मूर्ति मुझे ठीक इसी जगह मिलेगी। फिर ये धोखा क्यों और कैसे हुआ? ऐसी बिना सर की मूर्ति का क्या मतलब हुआ? युवक ने अपने साथ लाई हुई किताब उठाई और बेचैन होकर जल्दी जल्दी पन्ने पलटकर कुछ ढूंढने की कोशिश करने लगा। तभी एक पन्ने पर जाकर उसकी नजर थम गई। अचानक बाहर से जोर से बिजली कड़की और उसी के साथ वह युवक जोर जोर से सर पटक कर रोने लगा। आज कॉलेज के पहले सेमेस्टर का आखिरी दिन था। सभी छात्र बहुत उत्साहित नजर आ रहे थे। क्या बोलते हो भाई लोग, कहीं की ट्रिप हो जाए? यार, हमारे यहाँ से बस 1.5-2 घंटे की दूरी पर एक बेघनी ऊंची पहाड़ियाँ है, उधर चलते हैं, ट्रैकिंग करेंगे, जंगल में ही कैंप लगाएंगे, बहुत मजा आएगा। अरे बोलना रवि, इतना चुप क्यों है? अरोरा सर बता रहे थे तेरा गांव भी कहीं इधर ही है ना? हाँ यार, मैंने कब मना किया? पहाड़ तो घर है मेरा और मैं साथ में रहूंगा तो तुम्हें किसी गाइड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस फिर हो गया मामला सेट। इस संडे को हम सब रवि के साथ उसका गांव देखने चल रहे हैं। अरे मेरे गांव को देखकर तुम लोगों को कोई खास मजा नहीं आएगा। अगर तुम्हारा घूमने का मन ही है ना, तो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह दिखाऊंगा जो कोई गाइड तुम्हें दिखा नहीं पाएगा। सिर्फ इस पहाड़ी के कुछ लोकल लोग ही इन सब चीजों के बारे में जानते हैं। ऐसी भी कौन सी जगह है यार? ठीक से बताना, तूने तो एक्साइटमेंट बढ़ा दिया। बस इतना समझ लो, हमारे देश में जितनी भी रहस्यमय जगह है वो सब पहाड़ों पे ही है। पहाड़ों की ऊंची चट्टानों में आज भी ना जाने कितने गहरे राज दफन है। माउंट कैलाश हो या अमरनाथ, सब एक मिस्ट्री ही तो है। तो फिर ये तेरी वो मिस्टीरियस जगह देखने के लिए अब तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गई हूँ। 3 दिन बाद शुक्रवार की शाम वो चारों दोस्त पहाड़ों की सैर पर निकल चुके थे। मनोज गाड़ी ड्राइव कर रहा था और बाकी सब हंसते गाते पीछे की सीट पर बैठे मस्ती कर रहे थे। ओके गाइस, तो ये वीकेंड मेरे पहाड़ों के नाम, इसलिए ट्रिप की शुरुआत मैं तुम्हें अपना एक पहाड़ी ड्रिंक पिलाकर करता हूँ। रवि ने एक गिलास में सारे दोस्तों को पीने के लिए कुछ दिया, जिसे पीकर उन्हें हल्का सनसनाहट सी महसूस होने लगी। डोंट टेल मी ये हार्ड ड्रिंक था ना? फील डिफरेंट। नॉट एक्चुअली, हमारे यहाँ गांव में देसी तरीके से बनाते हैं और शादी पार्टी जैसे मौके पर सब लोग टेस्ट करते हैं। और हाँ, ये अल्कोहल नहीं है, बस इसमें हल्का सा नशा होता है जो थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगा। इंटरेस्टिंग। कुछ देर तक गाड़ी को पहाड़ों में दौड़ाने के बाद अचानक ही धीरज की सांस फूलने लगती है। प्लीज गाड़ी को इधर ही रोक दो, मुझे 2 मिनट के लिए नीचे उतार कर ताजी हवा चाहिए। ऐसा लग रहा है
जैसे दम घुट रहा है। धीरज की बात सुनकर मनोज गाड़ी रोक देता है। धीरज गाड़ी में रखा अपना बैग उठाकर नीचे उतरता है और थोड़ा झाड़ी की तरफ जाने लगता है। अरे अकेले कहाँ जा रहा है? ठीक तो है ना तू? 1 मिनट, जरा हल्का होकर आया, तुम इधर रुको। कुछ मिनटों के बाद धीरज वापस गाड़ी तक लौट आया था। मनोज तू हट, गाड़ी मैं चलाता हूँ, अभी ठीक लग रहा है मुझे। धीरज ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी को दौड़ाने लगता है और अचानक एक सुनसान जगह पर ले जाकर गाड़ी रोक देता है। धीरज, ये कौन से रास्ते ले आया है तू? और ये कहाँ लाकर गाड़ी रोकी है? ये सही जगह नहीं है, इधर से जल्दी गाड़ी आगे ले। अरे यार, मुझे क्या पता ये कौन सी जगह है और ये रास्ता कहाँ जाता है। गाड़ी अपने आप यहाँ आकर बंद हो गई है। और भाई, मुझे कौन सा पहाड़ के रास्ते मालूम है? मुझे ऐसा लगा जैसे कोई शक्ति मुझे इस ओर खींच रही है। स्टॉप इट यार, मजाक की कोई हद होती है। चारों ओर अंधेरा है, आसपास कोई नजर नहीं आ रहा। रवि ठीक बोल रहा है, ये जगह सेफ नहीं लगती। गाइज इधर देखो, यहाँ पर कुछ है, कुछ खंडहर टाइप। अब इधर आ ही गए हैं तो चलो अंदर देखते हैं। नो वे, नहीं, इधर मत जाओ। मैंने कहा था ना कि मैं तुम लोगों को एक खास जगह दिखाने वाला हूँ। तो मैं तुम्हें जो जगह दिखाने वाला था ना, वो इसी जगह से रिलेटेड है। सोचा था ये कहानी सुनाकर तुम्हें थ्रिल फील कराऊंगा, लेकिन लगता है अब सच बता ही देना चाहिए। देखो, जैसे हम मानते हैं ना कि किसी जगह से शिवलिंग प्रकट हुआ था, वो उनका प्रकट स्थल हो गया, ऐसे ही ये जगह शैतान का प्रकट स्थल है। इसी जगह पर सालों पहले शैतान प्रकट हुआ था। आसपास के गांव के लोग इधर आना तो दूर, इसकी बात भी नहीं करते। और गांव के लोगों का तो इतना मानना है कि रातों रात आदिवासी इस गांव को खाली करके भाग गए थे। इसके पीछे भी जरूर इस शैतान का ही कोई ना कोई संबंध है। एक पूरा गांव रातों रात खाली होकर कहीं और चला गया था, और वो गांव भी मेरे गांव से कुछ ही दूरी पर ही है। मैं तुम लोगों को उधर ही ले जाने वाला था। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन उस गांव के लोग आज भी अपने पुराने तरीकों पर ही टिके हुए हैं। ना बाहरी लोगों से कोई संबंध रखते हैं, ना ही उन्हें आज की कोई टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट से कोई मतलब है। और तो और उस कबीले के आसपास जाने से हमारे जैसे पहाड़ी लोग भी घबराते हैं। मुझे लगा था तुम सब शहर के लोग हो, ये कहानी सुनकर तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन मैं नहीं जानता था यार, मेरे मन में आए हुए ख्याल हमें वाकई यहाँ तक ले आएंगे। अब तो मुझे लग रहा है वाकई ये जगह राक्षस के प्रभाव में है। मैंने सोचा और हम यहाँ पहुंच भी गए। अरे यार, इसमें इतना डरने जैसी क्या बात है? ठीक है, वो बाहर के लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहते, ये उनकी चॉइस है। इस सबको इतना हाइप करने की क्या जरूरत है? अभी भी दुनिया में ऐसे बहुत से कबीले हैं जहाँ आदिवासी अपनी पुरानी परंपराओं के साथ रहते हैं। मैं तो अंदर जा रहा हूँ। आज के टाइम में शैतान कोई है तो वो बस इंसान है, तभी तो बाकी के सारे शैतान ऐसे खंडहरों में जाकर छिप गए हैं। धीरज ने खंडहर में अंदर कदम रख दिया था और मोबाइल की रोशनी में वो अंदर देखने की कोशिश करने लगा था। धीरज के जाने के बाद मनोज, रवि, मधु भी एक एक करके अंदर जाने लगे। ये क्या है? बिना सर की मिट्टी की मूर्तियां, ये कुछ अजीब डरावनी से नहीं लग रही? मुझे दिखाओ, तुम लोग छूना मत। रवि टॉर्च की रोशनी में मूर्तियों को देख रहा था कि तभी मधु के चीखने की आवाज सुनाई देती है। क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? मेरे हाथ पे कुछ है, इधर इधर बाजू में लग रहा है कोई मांस को तर रहा है। मधु की बात सुनकर मनोज जल्दी से उसकी शर्ट की बाजू फाड़ देता है, जहाँ एक बिच्छू उसकी बाजू में डंक गड़ाए नजर आता है। रवि पास में पड़े डंडे की मदद से बिच्छू को अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन जब बिच्छू पकड़ को ढीला नहीं कर रहा था तो मनोज हाथ से उसे हटाकर दूर फेंक देता है। मधु दर्द से बेहाल हुई जा रही थी। उसकी बाजू से खून बह रहा था और मनोज के हाथों में भी बिच्छू ने डंक मार दिया था, जिससे उसके हाथ भी घायल हो गए थे। चलो यहाँ से, बस अब बहुत हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पहले भी कोई आया था। ये देखो, हुई है। इसमें ये क्या है जिस पर मक्खियां भिनभिना रही हैं? शायद मांस है, इसीलिए मैं यहाँ आने के लिए मना कर रहा था।
यहाँ चारों ओर काले तिल बिखरे हुए और खून से कुछ अजीब से निशान भी बने। और ये काले दीपक, ये सब नॉर्मल नहीं है यार। वहां का माहौल और मधु के साथ हुई घटना के बाद वे चारों वापस लौट आए थे। रात काफी हो गई है, मुझे लगता है हमें आसपास ही कहीं रुक जाना चाहिए, कल सुबह लौट जाएंगे। खंडहर में घटी घटनाओं के बाद चारों दोस्त कुछ दूर पर बने गेस्ट हाउस में लौट आते हैं। मधु कमरे में अकेली थी और बाकी दोस्त अलग कमरे में थे। आधी रात को मधु की आंख खुली तो उसे महसूस हुआ जैसे उसके कमरे में कोई पांव घसीट कर चल रहा है। मधु ने चौंक कर लाइट जलाई तो सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। कमरे में वही मिट्टी का पुतला रखा हुआ था जो उसने खंडहर में देखा था, लेकिन अभी सामने उसका सर भी दिखाई दे रहा था। ये कैसे हो सकता है? जरूर मुझे कोई वहम हो रहा है। मधु बिस्तर से उतरी और धीमे कदमों से उस पुतले की ओर बढ़ने लगी। अचानक ही मिट्टी के पुतले की आंखें ऐसे चमकने लगी जैसे वो कोई बेजान पुतला ना होकर कोई शैतानी जीव हो। और अगले पल उस पुतले ने अपनी आंखें खोल दी, जिसे देखकर मधु की चीख निकल जाती है। मधु दौड़कर दरवाजे की ओर जाने की कोशिश कर ही रही थी, लेकिन उसे महसूस होता है कि कमरे में चारों ओर गीली मिट्टी का दलदल जैसा बन गया है, जिसमें से वो चाह कर भी अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रही थी। मधु जोर जोर से हाथ पैर चला रही थी, लेकिन हर गुजरते पल के साथ वो नीचे धंसती जा रही थी। दलदल अब उसकी गर्दन तक पहुंच गया था। तभी मधु के कमरे का दरवाजा खुलता है और रवि, मनोज और धीरज वहां पहुंच जाते हैं। मधु, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे जमीन पर क्यों गिरी हुई हो? इसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अरे इसके पूरे शरीर पर ये गंदी गीली मिट्टी कहां से आई? कहीं बाहर गई थी क्या ये? कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। अचानक मधु की आंख खुली तो अपने दोस्तों को आंखों के आगे देख वो जोर जोर से रोने लगी। वो मिट्टी का पुतला मेरा पीछे करते हुए मेरे कमरे में पहुंच गया। वो देखो, वहाँ दीवार के पास है। रवि बिल्कुल ठीक कह रहा था, शैतान है वो। हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। अरे शांत हो जा मधु, कुछ नहीं है, तुम एकदम ठीक हो। थोड़ा आराम करो। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं तुम्हारे कमरे में रुक जाऊं? हाँ, प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। कुछ देर बाद मनोज ने मधु को समझा बुझाकर बिस्तर पर सुला दिया था और खुद वहीं पास में ही पड़े हुए सोफे पर आंखें बंद करके बैठ गया था। लेकिन रह रह कर मधु के पांव में लगी हुई वो मिट्टी और मधु की वो दलदल वाली बात बताना उसे परेशान कर रहा था। सोचते सोचते अचानक मनोज की भी आंख लग जाती है। कुछ देर बाद मनोज की आंख खुली तो सामने का नजारा देखकर उसने दांतों तले उंगली दबा ली। कमरे में हर तरफ गीली मिट्टी के निशान बने हुए थे जो दीवारों से होकर छत और फिर खिड़की पर जाकर खत्म हो रहे थे। कहाँ गई मधु? और उसके पैर के निशान छत और दीवारों पर कैसे बने? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इंसान दीवार और छत पर कैसे चल सकता है? मनोज खिड़की के पास जाकर बाहर की ओर देखता है तो नीचे गार्डन में उसे कोई बैठा नजर आता है। आखिर मधु के साथ घट रही इन घटनाओं के पीछे क्या रहस्य है? क्या वाकई जो कुछ हो रहा है उसका संबंध खंडहर से है, या ये रहस्य अभी और गहराएगा?